बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 1 अप्रैल की रात है। आज इस्लामाबाद में बैक टू बैक काफ़ी हैपनिंग्स रहीं। बंगला नंबर 7 आज एक बार फिर से आबाद हुआ, वहाँ पर आनियाँ जानियाँ रहीं, कुछ बड़ा होने वाला है। फिर इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कुछ इजलास हो रहे हैं बैक टू बैक, ये जो आने वाली एहतजाजी तहरीक है उसकी तैयारियों के हवाले से। और फिर इस्लामाबाद की 2 बड़ी अदालतों में आज दिलचस्प केसेस की समाअत हुई है। दिलचस्प मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 दरख्वास्त गुजार इंसाफ लेने के लिए पहुँचे। एक का मसला था चांद वाला, कि वो कह रहे हैं कि जनाब रोयत हलाल कमेटी जो है वो चांद देख के फ़ौरन ईद का ऐलान करे। ये मामला थोड़ा पुराना हो गया, हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन दिलचस्प इसलिए कि आज उनके जो दरख्वास्त गुजार हैं वो मंजर आम पे आए। काफ़ी जाहो जलाल वाली शख्सियत है और उनका हमने मसला सुना कि क्यों उनको इतनी परेशानी, आगे चल के डिस्कस करते हैं। और फिर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जो रिहाई फ़ोर्स का मामला था उस पर भी आज इस्लामाबाद की सबसे बड़ी अदालत यानी आइनी अदालत में समाअत हुई है। सुहेल आफरीदी से 10 रोज़ के अंदर अंदर जवाब तलब कर लिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये जो रिहाई फ़ोर्स वाला एक मामला था ये थोड़ा ख़तरे में पड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन पीटीआई के पास बैकअप फार्मूला क्या है, कैसे वो इससे बच सकती है, इस पर डिस्कस करते हैं। और फिर बंगला नंबर 7 में आज क्या हो रहा है, क्या वहाँ पे सियासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिलावल मौलाना के पास क्यों पहुँचे हैं, क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर भी ज़रा तफसील से बात करते हैं। लेकिन पहले आ जाइए ज़रा सबसे बड़ी अदालत की जानिब चलते हैं। आज वहाँ सुहेल आफरीदी की रिहाई फ़ोर्स से मुतालिक केस की समाअत हुई, तो जो दरख्वास्त गुजार थे वो वफाकी आइनी अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, आपने काफ़ी नाम इनका सुना होगा, इनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत की। और जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर मेरा ख्याल है ज़हीर अहमद नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील हैं अली नवाज़। वो आज पेश हुए इस 3 रुकनी बेंच के सामने और उन्होंने रिहाई फ़ोर्स से मुतालिक कुछ दस्तावेज़ात पेश की। पिछली मरतबा जब समाअत हुई थी कुछ दिनों पहले, तो ये मामला जब इसी अदालत के सामने था तो अदालत ने कहा कि क्या कोई नोटिफिकेशन वगैरह हुआ है रिहाई फ़ोर्स के हवाले से, तो इसी दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि नहीं अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज़ तो लेके आए जिससे पता चले कि ये इसका कोई वजूद भी है रिहाई फ़ोर्स का, हम वज़ीर आला के महज सियासी बयान के ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। तो इब्तदाई तौर पर यह समाअत मुलतवी कर दी गई थी, कुछ दिनों पहले की बात है, 2 या 4 दिन पहले की बात। और आज दोबारा से इतनी जल्दी इस केस की दोबारा से समाअत फ़िक्स हुई और जो दरख्वास्त गुजार थे वो कुछ दस्तावेज़ात लेके आए जिसके मुताबिक ये पता चलता है कि जनाब ये कोई रिहाई फ़ोर्स जो है वो बनाई जा रही है। और ये कहा गया कि सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि हमारा मुकाबला डाकुओं के साथ है। इस तरह ये जो रिहाई फ़ोर्स बनाई जा रही है ये अमन व आमा के लिए ख़तरा हो सकती है, एक थ्रेट हो सकती है। और इस हवाले से कराची हाई कोर्ट का फ़ैसला ऑलरेडी कोई मौजूद है, उसका भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि इस फ़ैसले के तहत ये रिहाई फ़ोर्स नहीं बन सकती। तो जस्टिस अली बाकर नजफ़ी हैं, उन्होंने पूछा कि क्या ये रिहाई फ़ोर्स बनाने के हवाले से काबीना से, सूबाई काबीना से मुशावरत हुई है या वज़ीर आला ने सूबाई काबीना से इजाज़त ली है या उनकी रज़ामंदी वगैरह शामिल है। तो वकील की जानिब से बताया गया कि नहीं जी ऐसी कोई इजाज़त नहीं लेगी, क्योंकि एक्चुअली रिहाई फ़ोर्स अभी उसका कोई उस तरह से कोई नोटिफिकेशन कोई वजूद नहीं है। क्योंकि पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग समझते थे कि रिहाई फ़ोर्स का नाम जब आ जाए तो वो ठीक नहीं रहती, तो इसको बदल दिया गया था, ये तो मूवमेंट कर दी गई और उसके लिए कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल अदालत ने आज नोटिस जारी कर दिया है वफाकी हुकूमत को भी, उनसे भी कहा गया है कि आप भी अपना मौक़िफ़ दें और वफाकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी ना हो, आइनी खिलाफ वर्जी, क्योंकि आइनी अदालत है ना, तो उन्होंने कहा कि कोई आइनी खिलाफ वर्जी ना हो। और फिर चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स भी दिए कि किसी सज़ा याफ्ता शख्स के लिए, यानी कि नाम तो नहीं लिया उन्होंने, रेफरेंस इमरान खान की तरफ ही था, तो उन्होंने कहा कि किसी सज़ा याफ्ता शख्स के लिए ऐसी फ़ोर्स की तश्कील पर संजीदा कानूनी सवालात उठते हैं। और साथ ही उन्होंने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से 10 रोज़ के अंदर अंदर इस मामले पर जवाब मांग लिया है कि आप आइए, आप बताइए कि क्या आप वाकई फ़ोर्स बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं, इसका मकसद क्या है और बाकी सारी चीज़ें। तो इससे लग ये रहा है, एक तरफ इलेक्शन कमीशन का प्रेशर था ना सुहेल आफरीदी के ऊपर के नोटिस वगैरह हुआ था, अब आइनी अदालत की तरफ से भी नोटिस चला गया। बेशक इससे कोई कार्रवाई हो ना हो, बट जब आइनी अदालत की जानिब से जो चीफ़ एग्जेक्टिव है उसको नोटिस चला जाए तो वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर एक सिचुएशन आ जाती है, डेवलप हो जाती है। वो आए अंडर प्रेशर या ना आए ये अलग बात है, लेकिन एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है। लेकिन जिस तरह से ये मूवमेंट एक लार्जर स्केल के ऊपर डिस्कस होना शुरू हो गई है, यानी मामला आइनी अदालत तक पहुंच गया,
उससे ये लग रहा है कि सुहेल अफरीदी किसी बड़ी प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी कहीं ना कहीं कोई खबर किसी के पास पहुंच चुकी है कि कुछ सीरियस प्लानिंग जो है वो चल रही है, इसलिए वक्त रहते उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जाए। बहरहाल इसका पता अगले मंगल को भी चलेगा कि पीटीआई के कैंप का एक्चुअल मूड क्या है, चूँकि उन्होंने 10,000 लोगों को अडयाला जेल लाने की, ओहदेदारों को 10,000 ओहदेदारों को अडयाला पहुँचाने की कॉल दी है गुज़िश्ता रात। तो अब देखते हैं कि जिस पार्टी के लाखों कारकुन हैं, क्या वो 10,000 लोग अडयाला जेल ले जा सकते हैं। ये कॉल तो दी है उन्होंने, लास्ट टाइम भी मेरा ख्याल एक बार दी थी, उसके ऊपर उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सका था। इसी सारी सूरत हाल में इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कुछ अहम इजलास भी जारी हैं। ये इजलास अहम इसलिए हैं क्योंकि इसमें पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है, या जो लोग अक्सर औकात एहतजाजों में शरीक रहते हैं, या जिनसे प्लानिंग होती है, पूरी मनसूबाबंदी होती है, वो लोग ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं सुहेल अफरीदी के साथ मुशावरत करते हुए। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये मूवमेंट थोड़ी ज़ोर पकड़ेगी। बट ऑन द अदर हैंड ये पीटीआई की रजिस्ट्रेशन वाला जो सारा मामला शुरू हुआ था, अब इसको काफ़ी दिन हो चुके हैं। ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, कितने मेंबर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अभी तक इस हवाले से फिगर्स जारी नहीं हो सके। कहा गया था कि एक डिजिटल डैशबोर्ड जो है वो बना दिया जाएगा, उसे लाइव कर दिया जाएगा और उसमें आप बराह रास्त देख सकेंगे कि कितने लोग रजिस्टर्ड हुए, कौन कहाँ से है। कुछ कैंप्स भी लगने थे पूरे सूबे में, अभी तक उस हवाले से भी खातिर खा पेशरफ्त रिपोर्ट नहीं हुई। हो सकता है कि कुछ चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हों, जैसे इल्म में आएगा आपसे शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब आ जाइए इस्लामाबाद के बंगला नंबर 7 की तरफ। ये बंगला है मौलाना फजलुर रहमान का, और अक्सर औकात उन दिनों सियासी सरगर्मियों का महवर बना रहा है। पिछले कुछ टाइमलाइन को अगर देखें, जब जब आइनी तरमीम के आने का वक्त हुआ, और उसका सिग्नल कहाँ से मिलता है, बिलावल पहुंचते हैं मौलाना के पास मुलाकात के लिए। हर बार ऐसा ही हुआ, 26वीं तरमीम के तहत भी यही था, 27वीं तरमीम के तहत भी एग्जैक्ट यही माहौल था, और अब जब 28वीं तरमीम की बाज़गिश्त है तो एक बार फिर बिलावल पहुंचे हैं मौलाना के पास। ऐसा लग रहा है कि बिलावल की ये जिम्मेदारी है, ये टास्क मौलाना को संभालने वाला जो है ये बिलावल के ज़िम्मे है, और उनको मनाने का, उनको कायल करने का, उन तक पैगाम रसानी करने का ये सारा बिलावल ही करते रहे हैं। तो आज एक बार फिर उनकी मुलाकात हुई है। इसमें ज़राए से यही खबरें अभी तक सामने आ रही हैं, जो जर्नलिस्ट ज़राए से कोट करते रहे हैं कि जनाब 28वीं तरमीम पर बातचीत। बहरहाल अभी तक कोई ऑफिशियल एलामिया मेरी नज़रों से नहीं गुजरा, शायद आ चुका हो, नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर लेंगे। तो लग रहा है कि 28वीं तरमीम का मामला अब आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने जा रहा है। अब आ जाइए ज़रा मिडल ईस्ट की ताज़ा तरीन सूरत हाल में बात करते हैं। क्विकली ज़रा राउंड अप कर लेते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग का आज 33वां रोज़ है। अमेरिकी सदर जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन जंग अब ट्रंप की जान नहीं छोड़ रही। ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह से स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुले और वो इस जंग से निकलने का ऐलान करें। उनको सेफ पैसेज चाहिए, निकलने का रास्ता चाहिए, एक ऑफ रैम्प चाहिए, जो अभी तक उन्हें नहीं मिल रहा। और अभी तक उनकी ईरान से निकलने की कोई वाज़ेह टाइमलाइन सामने नहीं आ सकी। एक ही दिन में इतने मुख्तलिफ मुतज़ाद बयानात आते हैं उनके। कभी कहते हैं कि जंग ख़त्म हो रही है, कभी कह रहे हैं कि हम मज़ीद फ़ौजी भेज रहे हैं, कभी कहते हैं कि हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, कभी कहते हैं रजीम चेंज हो गई, कभी कहते हैं नहीं हुई। तो इतने डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं कि किसी को एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली उनके माइंड में चल क्या रहा है। क्या ये स्ट्रैटेजी है उनकी कि इतना कन्फ्यूज़ कर दो कि किसी को अगली चाल का पता ही ना चले, या फिर वाकई वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि उनको अब इतने बयानात देने पड़ रहे हैं कि कोई मुल्क उनको सीरियस ही नहीं ले रहा, और उनकी अपनी खुद की जो मकबूलियत है वो 33% तक रह गई है। पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि 36% कम हो गई है, आप लोगों ने करेक्शन कराई कि 36% कम नहीं हुई, 36% तक रह गई थी, और अभी बताया गया है कि वो 33% तक आ गई है। और एक एक करके जो नाटो के इत्तेहादी मुल्क हैं वो उनको जवाब दे रहे हैं, कोरा जवाब दे रहे हैं। अपनी फ़ौज भेजना तो दूर की बात है, वो अमेरिका को अड्डे तक देने से इनकार कर रहे हैं। बरतानिया और स्पेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने भी ट्रंप की मदद से साफ इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा हम जंग का हिस्सा ही नहीं है। जंग की वजह से कीमतों में इतना इजाफा हो चुका, ये जो मुआशी झटके हम बर्दाश्त कर रहे हैं ये अगले कई महीनों तक ऐसे ही रहेंगे, तो हम क्यों जंग का हिस्सा बने। उन्होंने इनकार कर दिया। रॉयटर्स की खबर मैं पढ़ रहा था, उसके मुताबिक फ़्रांस ने इसराइली तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हदूद में दाखिले से इनकार कर दिया है। स्पेन ने अमरीकी जहाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि इटली ने अमरीकी जहाज़ों को लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। और पोलैंड जो है वो अमेरिका को पैट्रियट बैटरी देने से इनकार कर रहा है, जो कि डिफेंस के लिए या जो इंटरसेप्ट के लिए इस्तेमाल होती है ना, मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए, तो वो बैटरी देने से इनकार कर रहा है। तो ये इस तरह की सिचुएशन ट्रंप को फेस करना पड़ रही है। तो इस तरह की सिचुएशन का ट्रंप को सामना है, और अब इस सारी सूरत हाल में वो इतने फ्रस्ट्रेट हैं कि बार बार अब वो धमकी दे रहे हैं कि वो नेटो से निकलने पर गौर कर रहे हैं। नेटो जो अलाइज कंट्री हैं उनसे निकलने का वो बार बार कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, और इसका वो कई बार इजहार कर चुके हैं खुलेआम।
अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट दिया और वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो नेटो से निकलने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि हमने नेटो के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ी, जब अड्डों की ज़रूरत पड़ी, तो उसने इनकार कर दिया। तो फिर अमेरिका नेटो में क्यों है, ये वो सवाल पूछ रहे हैं। असल में उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए, खुद से पूछना चाहिए कि अमेरिका इस जंग में क्यों है, क्योंकि अमेरिका तो कोई बराह रास्त थ्रेट था ही नहीं ईरान से, ना ईरान के मिसाइल अमेरिका तक पहुंच रहे हैं, ना कोई उनके पास ऐसा न्यूक्लियर पावर आ चुकी थी कि वो अमेरिका को हिट करने जा रहे थे। तो ऐसी तो कोई सिचुएशन थी ही नहीं, तो फिर अमेरिका इस जंग में क्यों है, ये सवाल बनता है एक्चुअली। दूसरी जानिब खित्ते में छिड़ी जंग ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें उसी तरह से जारी हैं। पाकिस्तान का किरदार उसी तरह से अहम है जिसका एतराफ़ ख़ुद ईरान की अवाम भी कर रहे हैं। और मैं देख रहा था गुज़िश्ता रात उन्होंने कैसे ज़बरदस्त अंदाज में पाकिस्तान का परचम थाम कर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है और नारे लगाते रहे हैं पाकिस्तान का परचम थाम के। तो ईरानियों की ये जो सिफारती हमायत जारी रखी है हुकूमत पाकिस्तान ने, इस पर हुकूमत पाकिस्तान तारीफ़ की मुस्तहिक है। ये ज़रूरी था फ़लस्तीनियों की, ईरानियों की जितनी भी हो सके सिफारती सतह पर भी और वैसे भी मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर भी उनकी हिमायत जारी रहनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीन का दौरा किया। अब अभी तक जो अभी सिचुएशन सामने आ सकी है वो ये कि दोनों मुल्कों ने, पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर 5 नुकात दिए हैं कि इनके ऊपर अमल किया जाए दोनों साइड से, तो जंगबंदी हो सकती है, मामले का हल निकल सकता है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी खुल सकती है और हमले भी ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन दोनों साइड से अभी तक किसी पेशरफ्त का ऐलान नहीं किया गया। हो सकता है गौर हो रहा हो तो आपको फर्दर अपडेट करेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।